वेलकम टू द केमिस्ट्री वेव्स बाय मिस्टर शाहजेब। केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन देख के ना सब भागने लग जाते हैं और केमिस्ट्री कैलकुलेशंस आ जाएं तो और भी घबरा जाते हैं। और किताबों में भी इतनी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन दी होती हैं कि उन पर नज़र पड़ते ही इंसान की छुट्टी हो जाती है। पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ़ मोल्स इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये सबसे बड़ा और बुनियादी स्टेप होता है किसी भी केमिकल कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के लिए। कोई भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं लैब में, तो उसके लिए भी पहले आपको ना केमिकल रिएक्शन कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, सबसे पहले ये फाइंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके बेसिकली 4 बुनियादी स्टेप्स हैं, आप याद रखें। स्टेप 1 है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन लिखें, फिर उसको बैलेंस करें। स्टेप 2 है राइट मोल रेशोज़। आप जो जनरल मोल रेशो होता है ना कि कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन में, आप वो फिर नीचे जनरल मोल रेशो में लिखें। हम स्टेप 3 है कि आपको किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में जो हम यूज़ कर रहे हैं ना या हो रहा है, उसका आपको पता होना चाहिए, उसका मास या उसका वॉल्यूम या उसकी परसेंटेज प्योरिटी। मैटर कैपेसिटी लेवल तक हम मोस्टली मास और वॉल्यूम को ही लेकर कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना प्रोडक्ट बनाना है या कितना केमिकल रिएक्टेंट उसके लिए यूज़ होगा। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड मोल रेशो है वो फाइंड करते हैं फॉर द एनी गिवन केमिकल रिएक्शन। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 24.5 ग्राम ऑफ, ये 24.5 ग्राम हमें मास मिल गया है किसका, पोटेशियम क्लोरेट का। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशंस के लिए प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, वो बराबर हो जाएंगे। कुछ सीखने के लिए वक्त तो देना पड़ता है। तो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हम एक पहली एग्जांपल अच्छी तरह समझेंगे। पोटेशियम क्लोरेट को जब इसका रिएक्शन होता है, हीट करते हैं, डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। हमने मॉलिक्यूल्स को बराबर कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने नीचे मोल रेशो, जनरल मोल रेशो लिख लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये एक जनरल मोल रेशो है, बट अकॉर्डिंग टू अवर जो हमने प्रोडक्ट बनाना है, जितना रिक्वायर्ड हमें रिएक्टर रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक हमने ना रिक्वायर्ड मोल्स कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, सीखते हैं। कीप इन माइंड के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का मास या वॉल्यूम किसी एक का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पोटेशियम क्लोरेट का मास पता है 24.5 ग्राम। तो मोल्स का फार्मूला लगाएंगे, इसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे हम मास को, तो हमारे पास रिक्वायर्ड मोल्स हैं वो आ जाएंगे। अब हम इसको स्टोइकियोमेट्रिकली, आप स्टोइशियोमेट्री पढ़ते हैं, स्टोइकियोमेट्रिकली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम इसको अब जाके बैलेंस करते हैं। अब हमारे पास जो मोल्स आए हैं, ठीक है, उस मोल को हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मोल रेशो के साथ। तो हमारे पास सारे जो केमिकल्स हैं ना, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, उनका रिक्वायर्ड मोल रेशो आ जाएगा। तो इस रेशो से हमने वो सारे केमिकल्स लेने हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस में। चाहे वो आप वॉल्यूम लें, चाहे आप वो मास लें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने लेने हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, तो हम मज़ीद कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे। वो हम अगली किसी वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसमें कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, मीथेन गैस की कंबशन करनी है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन होगा। तो कम्प्लीटली बर्निंग जब होगी तो इसका मोल रेशो हमने फाइंड करना है CH4 का और ओवरऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का। तो हमारे पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है, मीथेन ऑक्सीजन जब कंबस्टन होगी इनकी तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पहले रिएक्शन आपने लिखना है, फिर इसको बैलेंस करना है मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखते हुए। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन चूँकि गैस है तो इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे मोल कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 मोल इक्वल 22.414 डेसीमीटर क्यूब। कोई भी जो गैस होती है ना, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर पे 1 मोल गैस इतना वॉल्यूम वो घेरती है। तो इसको लेके हम मोल्स फाइंड करेंगे ऑक्सीजन के। देन आप देख रहे हैं मोल्स मैंने कैलकुलेट किए इक्वेशन। उसके बाद जो हमारे पास मोल्स आए हैं, इसको हम वापस जाएँगे, हमारा जो केमिकल रिक्वायर्ड केमिकल मोल रेशो होगा उसको हम फाइंड करेंगे। सारी इक्वेशन को ना इस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन गैस के जो मोल्स हैं। देन हमारे पास हमें जो जितना चाहिए ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उसके मोल्स आ जाएंगे। देन हम फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड मोल्स तक ही जाएंगे।
लैब में हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। 37% HCl, 33% अमोनिया सॉल्यूशन, 98% H2SO4 सॉल्यूशन। तो एक हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो इनको अगर हम रिएक्शन में डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो फिर हम इनके मोल्स निकालेंगे। जैसे 50 मिलीलीटर HCl से हमने मोल्स निकाले हैं। दोनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। मोल्स वाला पर मोल वाले में परसेंटेज भी ऐड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? या आप मोलैरिटी वाला फार्मूला यूज़ कर लें। उसके लिए आप मोलैरिटी याद रख लें HCl सॉल्यूशन H2SO4 की जो यूज़ हो रहे हैं। फिर जो मोल रेशो आएगा उसको आपने ओवरऑल इक्वेशन मोल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड मोल्स आ जाएँगे। एक से ज़्यादा केमिकल्स के वॉल्यूम या मास दिया गया हो, आप दोनों कैलकुलेट करें और जिसके कम मोल्स आए ना लिमिटिंग रिएजेंट, उससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास रिक्वायर्ड मोल्स आ जाएँगे। ये 2 रिएक्शंस हैं, क्वांटिटी ऊपर मेंशन है, इसके मुताबिक आपने इसके रिक्वायर्ड मोल रेशो कैलकुलेट करने हैं। आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात हो आपने कमेंट ज़रूर करना है।